Hello everyone, now we are talking about class 9th very important civics chapter democracy. So first of all we know about universal adult franchise. It means universal adult franchise means any citizen of country about 18 years and more than it to have right to participate in country elections without discrimination on gender, caste, religion, race. ठीक है, तो इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। इसका मतलब है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होती है कि किसी भी कंट्री का कोई भी इंसान जहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है वहाँ उस कंट्री का कोई सा भी सिटीज़न उस देश में रहने वाला अगर 80 ईयर्स का है, 18 साल का है, उससे ज़्यादा का है, तो उसे कंट्री के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। मतलब वो कर सकता है विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी का भी हो, कोई सी भी कास्ट हो उसकी, कोई सा भी रिलीजन हो और कोई सी भी नस्ल हो उसकी, मतलब गोरा हो, काला हो, सांवला हो, कैसा भी हो, कर सकता है अगर 18 या 18 साल से प्लस की उसकी एज है। और अब अगर ये कहीं पे नहीं लागू है तो मतलब अगर ये किसी कंट्री में नहीं है तो वो कंट्री फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानी जाएगी। ठीक है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसे पढ़ लेते हैं। वोटिंग इज़ अ राइट एंड आल्सो अ ड्यूटी। ये टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा से हो जाता है लेकिन बुक में फिर भी थोड़ा बहुत दिया है इसके बारे में। वोटिंग एक राइट भी और एक ड्यूटी भी है। वोटिंग वाई राइट वाई ड्यूटी, हम दोनों को समझने वाले हैं। राइट क्यों है? एनी वन कैन नॉट फोर्स एनी वन टू सेलेक्ट एनी वन। एवरी सिटीजन हैव दिस पर्सनल राइट टू सेलेक्ट देयर फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव। ये जिस बच्चे भी ने भी लिखा है बहुत गलत लिखा है, एनी वन कैन नॉट फोर्स एनी वन टू सेलेक्ट एनी वन। ये लेकिन इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता किसी को सेलेक्ट करने के लिए। ये उनका पर्सनल राइट है, ये उनकी मर्जी है कि वो किसी सेलेक्ट करना चाहते हैं और क्या वो उनके सेलेक्ट करने लायक है, वो उनके ऊपर, हर एक सिटीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कोई उन्हें फोर्स कर सकता है। नेक्स्ट, ड्यूटी। ड्यूटी क्यों है ये? वोटिंग इज अ ड्यूटी बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज सेलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। देयरफॉर दिस इज अ ड्यूटी टू चूज अ परफेक्ट लीडर दैट विल लीड कंट्री परफेक्टली। ये भी सही बात लिखा है, ये सही लिखा है। ये ऊपर वाला भी इन्होंने सही लिखा था लेकिन थोड़ा सा इसमें और अच्छा कर सकते थे। ये अटपटा सा लग रहा है लेकिन मतलब इसका सही है। नेक्स्ट, वोटिंग जो है वो ड्यूटी भी है। वोटिंग ड्यूटी कैसे है भाई? ड्यूटी कैसे है? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई लीडर जो होता है मेन, जो मतलब रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, डिसीजन लेता है, वो चूज़ कैसे होता है? वोटिंग के द्वारा होता है, इलेक्शंस के द्वारा होता है। तो फिर इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो फिर किसी भी डेमोक्रेटिक में चूज़ करने के लिए लीडर को इलेक्शंस का यूज़ करना पड़ता है। और ये जनता की जिम्मेदारी होती है कि जो पार्टी अच्छा काम कर रही है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसी को वोट दे और इसी को जिताए ताकि वो कंट्री को परफेक्टली लीड कर सके। ठीक है। और एक ये दूसरा तीसरा पॉइंट है ये, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये वैल्यू की पहले आ गया, पहले वोट इधर होता है उसके बाद वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू डैट ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। हर सिटीजन देश का, चाहे वो राष्ट्रपति हो, एक गरीब किसान हो, या फिर एक प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, या कोई बिजनेसमैन क्यों ना हो, सबको वोट देने का अधिकार है। सब वोट दे सकते हैं और सब एक ही टाइम वोट दे सकते हैं। और फिर उस वोट की वैल्यू भी एक ही काउंट की जाएगी। ये नहीं कि एक किसान ने वोट दिया तो उसको एक माना जाएगा और एक प्रेसिडेंट ने वोट दिया तो उसे 10 माना जाएगा। सबको, हर एक वोट को एक ही वोट काउंट किया जाएगा। मतलब वोटिंग सबके लिए इक्वल है, चाहे वो कोई भी हो। नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो मेजर डिसीजन होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? दिस फीचर्स रेफर टू इन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब जो मेजर डिसीजन है वो इलेक्टेड पीपल द्वारा लिए जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे म्यांमार में है, वहाँ पे आर्मी का शासन है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कोई नहीं मानता। मतलब वहाँ पे मोनार्ची है। आर्मी का वहाँ पे शासन रहता है, मोनार्ची नहीं है। ठीक है, आर्मी का शासन रहता है वहाँ पे। तो फिर जैसे आप इंडिया में अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसके टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, हेल्थ प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे और डिफेंस मिनिस्टर थे, इन सब, और जो हमारे आर्मी हेड्स थे, एयरफोर्स, इन सब के,
उन सब ने मिलके आपस में मीटिंग करके डिसीजन लिया था, ना कि इंडियन आर्मी ने खुद से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था। वो आर्मी के द्वारा डिसीजन नहीं दिया गया था, वो डिसीजन लिया गया था क्या, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा, और उनके डिसीजन पे ही आर्मी काम कर रही थी। ठीक है, जो इसका मतलब यही है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर में है सरकार वही डिसीजन लेती है, और वही सरकार के डिसीजन को और सबको मानना पड़ता है। नेक्स्ट, free and fair electoral competition. A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी फ्री है मतलब कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये फेयर है मतलब ये बिल्कुल सही है, जस्टिस के साथ किया जाता है इसको, और इसमें पूरे चांसेस होते हैं कि जो भी सत्ता में है वो भी पूरे चांसेस होते हैं उसके हारने के, दोनों के बराबर। जो अभी अपोजिशन है, जो सत्ता में है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है, दोनों के हारने के फेयर चांसेस होते हैं। इसमें बताया गया फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। इसमें क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विथ इन लिमिट सेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रूल करती है कुछ लिमिटेड, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा बना पड़ा है, लॉज बने पड़े हैं, राइट्स बने पड़े हैं कि ये भाई राइट है, इसको कोई हटा नहीं सकता, तो उन्हीं राइट्स के द्वारा पूरी गवर्नमेंट चलती है। और हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसे एक देश के नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब हमारे जो की फीचर्स थे वो तो ख़त्म हो गए। नेक्स्ट हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, वाई डेमोक्रेसी, एडवांटेजेस हम जानने वाले हैं डेमोक्रेसी के। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल। गवर्नमेंट को मतलब पीपल्स को, जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको आंसर देना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत काम किया, आंसर नहीं दिया उनके सवालों का, उनके लिए काम नहीं किया, उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया, तो फिर अगले 5 साल में, अगले साल वोटिंग में वो उन्हें हटा भी सकते हैं। पूरी पावर सिटीजन के पास होती है, सिटीजन्स के पास। नेक्स्ट, लीडर्स कैन बी चेंज्ड थ्रू इलेक्शंस। एक सेकंड, लीडर्स कैन बी चेंज थ्रू इलेक्शन। जो इसमें होता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि एक तो गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है कि भाई क्यों करवाया आपने ऐसा, क्या वजह रही, इसके पीछे आंसर करना पड़ता है। और जो लीडर है वो चेंज भी कर सकते हैं हम अगर वो अच्छा काम ना कर रहा हो तो इलेक्शंस में, इलेक्शन के द्वारा। बेटर डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा रहता है इसमें। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर डिस्कशंस, मतलब जो डिसीजन है वो बहुत डिस्कशंस के बाद टेक किया जाता है। मतलब आप देखते हो ना कितनी सारी मीटिंग बैठती है, उसके बाद कोई डिसीजन लाया जाता है। हर जगह आप देखिए, होम मिनिस्टर की मीटिंग बैठी है, डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग बैठी है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देखेंगे कि आज सुबह 10 बजे आर्मी ऑफिशियल के साथ मीटिंग बैठने वाली है प्रधानमंत्री जी की। तो इस तरह होता है, वो मीटिंग में ही डिसीजन टेक करते हैं कि हाँ भाई ये इनके लिए, लोगों के लिए सही है या गलत है। रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक, जो डिसीजन है वो अच्छा टेक किया जाता है डिस्कशन से, इसलिए सबकी राय ली जाती है। उसके बाद जो डिसीजन में कम गलतियाँ होती है वो बहुत कम हो जाती है। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इसका क्या मतलब है, डिफरेंसेस आर सॉल्व्ड थ्रू डिबेट्स नॉट वायलेंस। जो डिफरेंसेस है मतलब कहीं लड़ाई हो रही है, वहाँ पे कंट्री के अंदर ही स्टेट्स के बीच में आपस में लड़ाई होती है, तो वो डिबेट्स के द्वारा सॉल्व की जाती है, जैसे कोर्ट में, ना कि वॉयलेंस के द्वारा, ना कि मारपीट के द्वारा। और डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि लोग क्या बोलते हैं, क्रूएल लीडर नहीं होता। देखते हैं क्रूशियल लीडर होता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में आप देख सकते हैं डिक्टेटरशिप है किंग जोंग उन जी का। तो फिर वहाँ पे रहता है कि भाई ये तुम्हें हमारी बात माननी होगी, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम किसी भी नेता के खिलाफ, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। डायरेक्टली हम नहीं जाके बोल सकते किसी को, बड़े नेता को, कि ये चोर है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये बिल्कुल शांति से होता है, और यहाँ पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता है, लेकिन ऐसा डेमोक्रेसी का मानना है। नेक्स्ट, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स। जो सभी सिटीजन हैं उनके पास इक्वल राइट होता है, सभी सिटीजन के पास इक्वल राइट होता है, और सभी इक्वली ही ट्रीट किए जाते हैं। ये डेमोक्रेसी का
फोर्थ पॉइंट है एडवांटेज है, फोर्थ एडवांटेज है डेमोक्रेसी का, जिसमें सभी सभी सिटीजन्स हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाते हैं और हर एक अकेले को रिस्पेक्ट दी जाती है। इसमें सेल्फ करेक्शन, मिस्टेक्स कैन बी करेक्टेड बाय वोटिंग आउट बैड लीडर। मतलब जो मिस्टेक की जाती है बैड लीडर्स द्वारा, उन्हें अगर उसे हम सही भी कर सकते हैं वोटिंग द्वारा, वोटिंग करवाई जाती है, अगर कोई बैड लीडर है तो उसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस हमें जानने पड़ेंगे अब। लीडर्स कीप चेंजिंग, लीडर कीप चेंजिंग का क्या मतलब है, मतलब लीडर जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो फिर ऐसा सही, क्योंकि हर एक लीडर का अलग माइंडसेट रहता है तो कंट्री को हर बार अलग डायरेक्शन में ले जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा शुरुआत में जब पहले हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी तो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी थी, लेकिन उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था और उनके द्वारा धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया था। तो उसमें थोड़ा होता रहता है, चेंज होते रहता है, तो इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट हो जाता है। ये इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबल रहती है गवर्नमेंट, हमेशा चेंज होते रहते हैं, सबका अलग माइंडसेट होता है गवर्नमेंट को चलाने का, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबके अलग प्लान्स होते हैं अपने, ये इसीलिए इसके डिसएडवांटेज में है। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग, मतलब जैसे कि डिस्कशंस टेक टाइम, इसका ये है कि जैसे कि मैंने बताया था कि मीटिंग होती है उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो मीटिंग बहुत स्तरों पर होती है, हर जगह का सर्वे करवाया जाता है, कुछ कुछ जगहों का कि हाँ भाई सही है ये नियम या फिर नहीं है, उसके बाद ही डिसीजन लाया जाता है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि आपने 2 साल पहले सुना होगा कुछ नियम, कोई नई स्कीम, तो फिर वो अब जाके लागू हो रही होगी पूरा सर्वे करवाने के बाद। लेकिन इसे हम एडवांटेज में लेते हैं कि गलतियाँ बहुत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी इसे डिसएडवांटेज में रखा जाता है कि बहुत टाइम हो जाता है, उस टाइम तक ख़त्म हो जाता है, उसका क्रेज़ ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, करप्शन पॉसिबिलिटी, लीडर्स में मिसयूज़ पावर। करप्शन तो सबको पता ही होता ही है करप्शन, और लीडर्स जो होता है अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं, और एक टाइप का डिक्टेटरशिप तरह जहाँ पे वो लीडर्स रहते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं अपने पावर को गलत तरीके से। इग्नोरेंट वोटर्स, सम पीपल्स में वोट विदाउट प्रॉपर नॉलेज, मतलब इसका क्या मतलब है इग्नोरेंट वोटर्स। इग्नोरेंट वोटर होता है, इसका मतलब है कि जैसे आप गांव में देखते होंगे कि गांव में किसी ने गांव में जैसे कि कोई गांव के लोगों को इतना नहीं पता रहता कि कहाँ पे हमें वोट डालना चाहिए। अभी तो हर जगह पता चल गया है, लेकिन कुछ कुछ है जगहें वैसे जहाँ पे उन्हें पता नहीं रहता कि हमें किसे वोट देना चाहिए, कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही काम करने वाला है। तो फिर वो लोग देखते हैं कि जो हमारे सरपंच साहब है, वहाँ का जो हेड है, कोई भी अमीर व्यापारी है, कोई भी बड़ा इंसान है, वो जहाँ पे वोट डाल देते हैं वहीं पे सारे लोग वोट दे देते हैं, उसी को वोट दे देते हैं। तो इसे हम इग्नोरेंट वोटर्स कहते हैं, विदाउट प्रॉपर नॉलेज के वो लोग वोट डालते हैं, इसीलिए उन्हें भी इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बट डेमोक्रेसी इज स्टिल बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउड्स करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। जो डेमोक्रेसी है वो फिर भी बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की, बेटर फॉर्म है, बेस्ट नहीं कह सकते, बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट की, क्योंकि ये गलतियों को सुधारने का मौका देती है। ठीक है, अब कुछ केस स्टडी है हमारे बुक्स के अंदर, वो भी पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान की केस स्टडी दी गई है, इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ टुक पावर थ्रू अ मिलिट्री कॉप, और वहाँ पे एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने पावर ली थी मिलिट्री कॉप से, कि मतलब पावर में थे वो, जैसे कि अभी आसिफ मुनीर है पावर में वहाँ पे, इसी मिलिट्री हेड है वो। तो फिर उन्होंने क्या किया था, इलेक्शन वर हेल्ड बट रियल पावर वाज नॉट विथ इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्शन होते थे वहाँ पे, लीडर्स भी बनते थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती थी। आपने तो मतलब वो कोई बस फिल्म की तरह, ड्रामे की तरह कर रखा है, वहाँ पे हो गया था ना कि मतलब इलेक्शन भी हो रहे हैं, लीडर्स भी चुने जा रहे हैं, लेकिन पावर किसके पास थी, परवेज़ मुशर्रफ सर के पास थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, मिलिट्री कंट्रोल्ड गवर्नमेंट, मिलिट्री ने कंट्रोल्ड गवर्नमेंट को किया, सॉरी, मिलिट्री कंट्रोल्ड गवर्नमेंट, नॉट वाई गवर्नमेंट। मतलब मिलिट्री अब गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही थी, मिलिट्री कंट्रोल कर रही थी, जो मिलिट्री का आदेश आता था वो गवर्नमेंट को मानना पड़ता था, मतलब वो कठपुतली बन चुके हैं, पपेट्स बन चुके थे। सो पाकिस्तान वॉज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी, इसीलिए पाकिस्तान एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद उन्होंने संविधान सभा में संशोधन भी किया था, मतलब चेंज भी किया था, और उसके बाद अपने आप को एग्जीक्यूटिव बना दिया था, स्टेट का हेड बना दिया था अपने आप को, वहाँ पे संशोधन करके बुक में ये भी दिया गया था। नेक्स्ट, चाइना की केस स्टडी दी गई है। इलेक्शंस हैपन ओनली फॉर लोकल लेवल्स, इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेशनल लीडर्स आर नॉट डायरेक्टली चूजन बाय पीपल। लोकल लेवल पे इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जो जो लोग वहाँ से जीत के आते हैं वो लोग लीडर को सेलेक्ट करते हैं, ना कि डायरेक्टली पीपल के द्वारा। जैसा कि हमारे इंडिया में भी होता है कि जो हम लोग अपने एमएलएस को चूज़ करते हैं, तो एमएलएस चूज़ करते हैं कि हमारा सीएम कौन बनने वाला है, और एमपी चूज़ करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है। उसी तरह वहाँ पे लोकल इलेक्शन तो होते थे, लेकिन जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स, वो डायरेक्टली चूज़ नहीं किए जाते थे। वो जो लोकल लेवल्स पे इलेक्शन हुए, लोकल लीडर चूज़ किए गए, वो चूज़ करते थे। नेक्स्ट, ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी अलाउड। ये मेन चीज़ था जिसके कारण चाइना को एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। इसका क्या मतलब है? ओनली वन पार्टी आर अलाउड। ओनली वन पार्टी आर अलाउड का मतलब है कि एक ही पार्टी बस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। वन पार्टी रूल इसे कहा जाता है। देख लीजिए, आप एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको कि अगर मान लीजिए भारत में बस एक ही की सरकार है, एक ही पार्टी है बस भारत के अंदर एक ही पार्टी है, उसका नाम XYZ पार्टी है, तो फिर बस आपके पास वोट देने का ऑप्शन क्या है? बस एक ही, वो एक XYZ पार्टी ही तो जीतेगी कौन हर बार? वन पार्टी। वही वहाँ पे बस एक ही पार्टी अलाउड होती है, और उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CCP। कम्युनिस्ट चाइना पार्टी है ये, ठीक है, CCP होता है इसका नाम। सो चाइना इज आल्सो नॉट अ फुल डेमोक्रेसी। चाइना खुद एक फुल डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जिम्बाब्वे की केस स्टडी करनी है। जिम्बाब्वे की केस स्टडी में क्या है, चाइना वाले में क्या था, पहले हम पाकिस्तान वाले में जानते हैं। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। पाकिस्तान वाले में हमारे था कि जो परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने पावर ले ली थी, मिलिट्री पावर हैंडल कर दी थी, ना कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद चाइना वाले में ओनली वन पार्टी, इलेक्शन में एक ही पार्टी रूल करेगी, एक ही पार्टी जाएगी, एक ही पार्टी जीतेगी, एक ही पार्टी का लीडर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे की केस स्टडी करनी पड़ेगी हमें अब। जिम्बाब्वे की केस स्टडी में है हमारा लिखा पड़ा है, बताया, रूल्ड बाय रॉबर्ट मुगाबे मुगाबे फॉर मैनी ईयर्स। जो एक वहाँ का लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, उसके द्वारा ही बहुत सालों से रूल किया जा रहा है। ये जिम्बाब्वे अभी हाल ही फिलहाल में इंडिपेंडेंट इन्होंने ली है, लेकिन और ये जो रॉबर्ट मुगाबे है वो वहाँ के एक फ्रीडम फाइटर है, इसीलिए उनको यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है। लेकिन इलेक्शन होते हैं वहाँ पे, इलेक्शन वर नॉट फेयर, इलेक्शन फेयर नहीं होते वहाँ पे। ओपोजिशन वाज सप्रेस्ड, जो ओपोजिशन है उन्हें दबाया जाता है, और फिर ओपोजिशन वाज सप्रेस्ड, नॉट अ रियल डेमोक्रेसी। वो एक रियल डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मीडिया को भी लगाया जाता है, मीडिया को भी दबाया जाता है, मीडिया को भी फोर्स किया जाता है कि बस अपने चैनल पे हमारी ही पार्टी के बारे में बताओ कि हमारी पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है, कैसा काम कर रही है। तो ये एक रियल डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब लोगों से उनका राइट टू स्पीच छीना जा रहा है, ठीक है, राइट टू स्पीच छीना जा रहा है। और ये मेक्सिको में भी होता है। मेक्सिको में भी वहाँ पे एक ही लीडर बहुत सालों से बहुत एक ही पार्टी कर रही है राज, क्योंकि वहाँ पे वो लोग लास्ट टाइम स्कूल में जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको कहते हैं कि पीटीएम में जो बच्चे आए उनके पेरेंट्स को कहो कि हमारे पार्टी को वोट दे। लास्ट टाइम में वो पोलिंग बूथ चेंज करवा देते हैं ताकि वोट ना दे पाए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और उसके साथ साथ वो मीडिया को भी दबा के अपने अंदर कंट्रोल रहते हैं और राइट टू स्पीच छीनते हैं, राइट, इक्वल राइट्स नहीं मिलते वहाँ पे लोगों को। और यहाँ पे बहुत करप्शन भी होता है जिम्बाब्वे पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट इलेक्शंस बट आल्सो अबाउट इक्वल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज़। डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शन नहीं है, इसमें सबको इक्वल राइट मिलता है, मतलब हर कोई वोट दे सकता है, सबको पास इक्वल राइट है, सब एक दूसरे के खिलाफ में बोल सकते हैं, किसी लीडर के खिलाफ में बोल सकता है। मैं भी बोल सकता हूँ किसी भी लीडर के खिलाफ में, अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं उसके खिलाफ में बोल सकता हूँ, मेरे को कोई नहीं रोक सकता है। रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी जो कि अभी हमारे देश में मतलब जो कम लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है, हमारे यहाँ सिख माइनॉरिटीज़ है, और फिर बुद्धिस्ट, जैनिज़्म, सारे माइनॉरिटीज़ में काउंट किए जाते हैं। तो फिर इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट भी डेमोक्रेसी ही दिलवाती है। तो फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक अबाउट डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है हमारे यहाँ, जुडिशरी इंडिपेंडेंस होती है, कोई भी लीडर, कोई भी बिजनेसमैन को फोर्स नहीं कर सकता उसे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी जानना पड़ेगा इसमें। डेमोक्रेसी का मतलब जो हमारे चैप्टर का नाम है, रूल बाय द पीपल, डिक्टेटरशिप, रूल बाय वन पर्सन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब मैंने बता दिया आपको। फिर भी छोटे में ये है राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट 18 और 80+,
पॉलिटिकल इक्वालिटी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सब वोट दे सकते हैं 18 या 18 की साल के बाद, और सबका इक्वल वोट काउंट किया जाएगा और सब एक ही बार वोट दे सकते हैं। रूल ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम, लॉ ही सुप्रीम है, उसके आगे कोई पॉलिटिकल लीडर कुछ नहीं है, लॉ के हिसाब से ही पॉलिटिकल लीडर को भी चलना पड़ेगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे पड़े हैं। की पॉइंट्स डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ये हमने पढ़ दिया था। इलेक्शंस मस्ट बी फेयर एंड फ्री एंड फेयर। इक्वालिटी इज़ द फाउंडेशन है, इक्वालिटी जो है फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में बी स्लो बट बेटर देन डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी बहुत स्लो है डिसीजन लेने में, लेकिन डिक्टेटरशिप से बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे क्रूएल लीडर होते हैं, बहुत मतलब निर्दयी लीडर होते हैं और उनके पास कुछ भी करने का राइट रहता है डिक्टेटरशिप में, और वहीं पे एक ही परिवार के हमेशा बनते रहते हैं राजा। पीपल हैव द पावर टू चेंज लीडर्स, पीपल के पास पावर होती है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा हमारी सरकार हमारे देश के लिए, तो उसे बदल सकता है। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी ये है नहीं बुक में, लेकिन मैं बता देता हूँ ऐसे ही फिर भी। डी से आप लिख सकते हैं डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, अगर आपको क्वेश्चन में आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी तो उसमें लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा ये। ई से लिख सकते हैं इक्वल राइट्स, एम से मेजॉरिटी रूल, ओ से वन वोट वन वैल्यू, सी से सिटीजन पार्टिसिपेशन, आर से रूल ऑफ लॉ, ए से अकाउंटेबिलिटी, सी से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और वाई से योर पावर यानी वोट, आपकी पावर। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ये आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई इज पाकिस्तान नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा भी है यहाँ पे। डिफाइन डेमोक्रेसी, जैसे कि ये रहा, डिफाइन डेमोक्रेसी का आंसर क्या होगा। डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर लीडर्स चूजन बाय पीपल, सिटीजन ऑफ कंट्री एंड ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैव राइट टू क्वेश्चनिंग टू गवर्नमेंट, एंड इन डेमोक्रेसी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेस। समझा दिया था ये आपको। डिफाइन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब है universal adult franchise refer to every citizen of country which age is 18 and more than 18 have right to participate in country election without discrimination on the basis of caste, gender, religion, race। ठीक है, राइट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वही आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रॉल, ये लिख सकते हैं आप। डिमेरिट्स में आप मैंने बता दिया था आपको, वो सब लिख सकते हैं पॉइंट बना के। तो फिर इधर ये मेरिट्स है। तो फिर इस आज की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म कर लिया है हमारा क्लास 9th का डेमोक्रेसी सिविक्स का, और ये नई बुक जो हमारी आएगी क्लास 9th के, उसमें भी उसके भी सिविक्स के चैप्टर में, सिविक्स के पार्ट में ये बुक है, ये चैप्टर है, मतलब डेमोक्रेसी न्यू बुक 2026-27 वाले में भी है, जो न्यू NCERT आने वाली है क्लास 9th की, उसमें भी इस चैप्टर को रखा गया है इसीलिए, और कंटेंट भी सेम है, कुछ एक्स्ट्रा एडिट रहेगा तो वो भी हम पढ़ा देंगे। तो थैंक यू, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो।